हेलो क्लास 11th। अभी हम पढ़ रहे थे, इससे पहले हमने पढ़ा कि मियां नसरुद्दीन साहब कहते हैं कि बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करता है और उस्ताद उससे जो भी कुछ पढ़ाता है वह जस का तस ही बोलता है। उस्ताद कहता है कह लेफ तो बच्चा भी कहता है कह लेफ, उस्ताद कहता है कह बे तो बच्चा भी कहता है कह बे। अर्थात जो भी उस्ताद कहता है वह बच्चा करता चला जाता है। परंतु यदि एक भी हाथ उस्ताद साहब का यदि बच्चे के ऊपर पड़ जाता है तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है। आइए अब इसके पश्चात हम पढ़ते हैं। जब मियां नसरुद्दीन साहब मीर साहब को आवाज़ देते हैं और वह यह कहते हैं कि मियाँ आप आए क्यों नहीं सुबह, तो मीर साहब तो उसके जवाब में उन्होंने कहा है कहो भाई मीर साहब सुबह ना आना हुआ पर क्यों। तो मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। इस समय जो मियां नसरुद्दीन साहब हैं वो कृष्णा सोबती की बातों को थोड़ा सा काटना चाहते हैं, थोड़ी देर वहाँ पे विराम देना चाहते हैं। इस वजह से वो अपनी बात को काट कर किसी और को पुकारते हैं। फिर आगे फिर लेखिका पूछती हैं आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना। इस बार मियां नसरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हों। सुकरात महान दार्शनिक, आपने नाम सुना होगा सुकरात का। तो वहाँ पे वह उनके लिए विशेषण का प्रयोग करती हैं, उपमा देती हैं कि ऐसे लगता है जैसे मियाँ साहब न हो, प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात हों। हाँ एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे में तो बच्चा न कच्ची में बैठा न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन तीन जमातों का क्या हुआ उन तीन क्लासों का। अब यहाँ पे मियां नसरुद्दीन अपने समय की बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, वो समय की बात को बता रहे हैं। वो कहते हैं उनके समय में उस शिक्षा का वो कहते हैं कि क्या मतलब है, क्या महत्व है उस शिक्षा का कि आप बच्चे को पढ़ने भेजते हैं जिस समय बच्चा ना बैठा कच्ची में न बैठा हुआ पक्की में। जैसे आपके समय पे क्लास चलती है ना, LKG UKG, उससे पहले प्रेप, तो ये सारे स्तर होते हैं जब बच्चा हर एक क्लास में कुछ ना कुछ सीखते हुए आगे बढ़ता है। एकाएक आप तीसरे सीढ़ी पे कदम नहीं बढ़ा सकते, एकाएक आप 5वें सीढ़ी पे कदम नहीं बढ़ा सकते हैं। आपको ऊपर जाने के लिए आपको पहली सीढ़ी पे पहला कदम रखना ही होगा, उसके बाद आपको दूसरी सीढ़ी पे जाना होगा। तो इसी बात को लेखक लेके कहता है कि बच्चा ना बैठा कच्ची में, ना वह बैठा पक्की में, ना बैठा वह दूसरी में, और वो सीधे जाके तीसरी क्लास में बैठने लग गया जहाँ पे उस बच्चे को अच्छा लगा, कोई उसको दुलरा या कोई बड़ा भाई बहन है वो उसके साथ बैठने लग जाता है। मतलब उसका उतना समय वो बर्बाद होता है, वो उतने अध्यायों को वो पढ़ नहीं पाता है। तो फिर आगे वो कहते हैं अपना ख्याल था कि मियां नसरुद्दीन नान भाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहें। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का हुआ क्या। अब यहाँ पे लेखिका कहती हैं कि हम प्रश्न पूछने तो मैं गई थी उनके पास, मियाँ साहब के पास, परंतु उल्टा वही प्रश्न पूछने लग जाते हैं। वो पूछते हैं कि वो क्योंकि उन्होंने बात शिक्षा की थी, तालीम भी की थी कि आपने इतनी रोटियां बनाने की कला कहाँ से सीखी, कैसे सीखी। तो वहाँ पे वह कहते हैं वो किस शिक्षण संस्थान से जाकर उन्होंने उसकी शिक्षा ली। तो यहाँ पे उल्टा प्रश्न मियाँ साहब के सोबती जी से कहते हैं कि क्या हुआ उन 2-3 जमातों का। यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिलाकर हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था। लो साहिब अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। अब वो समझाते हुए बताते हैं, कहते हैं कि हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्टी बनाना न सीखते, भट्टी को आँच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते?
मियां नसीरुद्दीन हमारी और कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो, फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह कि तालीम की तालीम बड़ी चीज़ होती है। अब यहाँ पे देखिए वो क्या मियाँ साहब अपने जो उनके मन की जो बात है वो क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। मतलब कि यदि आप कोई कंपनी स्थापित कर रहे हैं, कोई कंपनी लगा रहे हैं, आपको वहाँ का छोटे से छोटा काम भी आना चाहिए। आप वहाँ का कोई भी काम करने में आपको शर्म या दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए। मियाँ साहब क्या बताना, क्या समझाना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि मैं नान बाई बना कि मैं अगर सिर्फ हुक्म चलाता, ऐसे बनाओ भट्टी, मुझे खुद नहीं बनाने आती है भट्टी, तो मैं दूसरों को क्या समझा पाता, दूसरों को क्या सिखा पाता। तो किसी भी चीज़ के लिए पहले व्यक्ति का व्यवहारिक ज्ञान, जिसे हम प्रैक्टिकल ज्ञान कहते हैं, वह होना आवश्यक है। कहते हैं कि अगर हम बर्तन धोना न सीखते हैं, हम भट्टी बनाना न सीखते हैं, भट्टी को आंच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नान बाई का हुनर सीख जाते हैं। मियां नसीरुद्दीन हमारी और कुछ ऐसे देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो, फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। अब यहाँ पे उनके कहने का क्या मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि क्लास, मियाँ साहब क्या बताना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं क्लास में ही जाके आपको सीखिए, सब कुछ थ्योरी ज्ञान ही आप भर लीजिए, थ्योरी ही सब कुछ नहीं है। उनके कहने का मतलब है कि प्रैक्टिकल व्यवहारिक ज्ञान भी, व्यक्ति को व्यवहारिक ज्ञान आना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए कहते हैं तालीम की तालीम बड़ी चीज़ है। शिक्षा की शिक्षा प्राप्त कर लेना, शिक्षा यानी कि सिर्फ एक रट्टू तोता हमको नहीं बनना कि हम स्कूल गए, स्कूल में जो पढ़ा दिया वो हम पढ़ लिए, रट लिए, चलिए मेरी शिक्षा हो गई। सिर्फ उतनी ही शिक्षा नहीं है, शिक्षा उससे कहीं आगे बढ़कर है, बहुत ज़्यादा। फिर आगे कहते हैं कि सिर हिलाया है साहिब माना, स्वीकारोक्ति में सर हिलाया जाता है। फिर आगे मियां नसीरुद्दीन जोश में आ गए, हमने ना लगाया होता खुमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। मतलब किसी भी काम की शुरुआत छोटे से स्तर से करनी पड़ती है। एक आप करोड़ों अरबों की कंपनी नहीं बिठा सकते, पहले छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। पहले आपको मार्केट बनानी पड़ती है, मार्केट लगानी पड़ती है, लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है। खोंचा यानी कि शायद शुरू में उन्होंने एक छोटी सी ठेले की दुकान लगाई होगी, तब आज वो उस एरिया में, उस जगह पे वो प्रसिद्ध है। कहते हैं कि अगर हमने खुमचा न लगाया होता तो क्या यहाँ बैठे होते। मियाँ को खुमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं। लेखिका पूछती हैं क्या यहाँ और भी नानबाई हैं। आपने अपने आप को बताया था कि आप खानदानी नानबाई हैं, आपके खानदान का, आपके दादा का, परदादा का, आपके पिताजी का, फिर आपका, सबका यही काम रहा है। तो वो उनसे पूछती हैं क्या यहाँ पे और भी नानबाई हैं। मियाँ ने घूरा, बहुत तेरे, उन्होंने कहा मतलब बहुत सारे हैं पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो, हुक्म कीजिए जहाँ पना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़। तो मियाँ साहब कहते क्यों ना बनती, इस बनी। और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है, बेसब्री से पूछा वह पकवान क्या था, कोई खास ही चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को हैं कि नसीरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, या हम ना बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। अब यहाँ पे
कहने का मतलब यह है कि मियाँ साहब जो है अपने ख़ानदान की चीज़ों को, अपनी बात को, वो अभी तक तो धरातल पर चल रहे थे, बता रहे थे कि कोई भी काम करने के लिए आपको स्टेप दर स्टेप ऊपर की तरफ बढ़ना पड़ता है, सीढ़ी दर सीढ़ी आपको एक एक कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। किसी भी चीज़ के लिए व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। परंतु अब वो यहाँ पे थोड़ा सा भटक गए हैं और थोड़ा सा अपने ख़ानदान के ऊपर उनको गुरूर आ गया। वह कहते हैं कि यहाँ पे नानबाई तो बहुत है पर ख़ानदानी कोई नहीं है, क्योंकि ख़ानदानी नानबाई जो है वह हम हैं, क्योंकि हमारे जो परदादा थे वो बादशाह के यहाँ काम किया करते थे, और बादशाह के यहाँ काम करने पे उनसे कहा कि एक ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके और ना ही पानी से बने। अब ऐसी चीज़, भैया आप कोई भी चीज़ ऐसी कैसे बना सकते जो ना आग से पके ना पानी से, जो बिना पानी के बने, वो चीज़ बना के खिलानी थी। अब नानबाई हैं, अब उनसे कहा गया। अब मियां नसीरुद्दीन साहब का कहना है कि उन्होंने बना के खिलाई और बादशाह ने तारीफ़ भी की। तो कोई भी व्यक्ति रहेगा वो जानना चाहेगा भाई ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है कि जो ना आग से पके ना और ना ही पानी से बने। तो यही जिज्ञासा लेखिका के भी मन में उठती है। वो उनसे पूछती हैं कि भाई सोचती हैं कि शायद अब यह उनको कुछ बताएंगे, इस पकवान के बारे में थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। तो लेकिन मियाँ सोच में रहे और उन्होंने ये बताया कि ख़ानदानी नानबाई कुछ भी कर सकता है और कुएं में भी रोटी बना सकता है, पर वो उस पकवान का नाम नहीं बता पाएँ कि वह पकवान क्या हो सकता है। आप सोचिएगा कि वो ऐसा पकवान क्या हो सकता है, हम भी सोचते हैं। फिर आगे मजा लेने के लिए टोका, कहावत ये सच्ची भी है कि, अब इतना कह के वो रुक जाती हैं कि कहावत यह सच्ची भी है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ कहावत ही है, कोई झूठी बात है। लेकिन वो कहने के चुप जाती हैं। मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी है, यानी कि वो गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तो क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे? तो लेखिका को सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं, सही बात है, रोटी बगैर आँच के तो पकेगी नहीं। लेकिन इससे पहले स्वयं ऊपर मियाँ साहब ने स्वयं कहा कि बादशाह ने कहा कि कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके और ना ही पानी से बने। तो अब यहाँ पे किसी भी बात को कहने के लिए उसको ये प्रूफ देना पड़ता है कि कोई भी चीज़ है इसको से बन सकती है। हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि हो सकता है सोलर ऊर्जा से कुछ धूप में या ऐसे कुछ पका के सुखा के कुछ ऐसी चीज़ बनाई जा सकती है। आइए आगे पढ़ते हैं। इसी बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया। मियाँ रहमत इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया ना आई रुमाली लेने, शाम को भिजवा लीजिए। अब मियाँ साहब को अपनी बात को ज़्यादा लगता है कि वो कुछ कहीं ज़्यादा फेंक रहे हैं, कुछ ज़्यादा बात जो है आगे बड़ी हो रही है। इस वजह से वो कहते हैं कि अपनी बात को खुद ही काटना चाहते हैं और वो किसी और को पुकारते हैं। कहते हैं मियाँ रहमत, तो जो यहाँ पे थोड़ा गलत शब्द है लेकिन इसका मतलब है जो भी है लड़की। कहते रुमाली रोटी का नाम है, बहुत पतली होती है, रुमाल के जैसी होती है। तो वो कहते हैं कि नहीं आई है तो उसको शाम को भिजवा देना। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए, अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न ले लेवेंगे, उसमें भी अब क्या दे, 70 के हो चुके हैं। फिर जैसे अपने से ही कहते हो वालिद मरहूम, तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले न मिले। कहते कि मतलब जो भी पूछना है पूछ लीजिए, अब तुम 70 के हो गए हैं। और उनके पिताजी तो 80 की उम्र पर मियाँ साहब के पिताजी को जन्नत नसीब हुई थी। अब पता नहीं उनको उतना समय मिले ना मिले, हो सकता है उनका बुलावा पहले आ जाए, इसलिए उन्हें जो भी लेखिका को जो भी सवाल पूछना है वो पूछ लें।
इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बनाया तो कहा। अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी ना। हाँ हो तो चुकी, साहिब पर जानना था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अब सोचिए, आप अगर किसी बड़े बादशाह के यहाँ काम करते हों और आप प्रधानमंत्री के यहाँ, राष्ट्रपति के यहाँ काम करते हैं, आपके घर परिवार में कोई भी काम किया है तो आप बड़े शान से बताएंगे ना, उसका नाम तो आपकी ज़बान से हटेगा नहीं। तो लेखिका भी पूछती हैं कि भाई उनका नाम क्या है जिनके यहाँ आपके पुश्तों ने, आपके लोगों ने काम किया था। तो उनका बादशाह का नाम जानना चाहा कि आपके उस बुजुर्ग ने जिस के यहाँ काम किया, आप हमें उसका कृपया करके नाम बताने का प्रयास करें, बताएं। तो फिर आगे मियाँ साहब कहते हैं कि अरे साहब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं, कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं। तो अब यहाँ पे क्या बात होती है कि यहाँ पे बात होती है कि वो कहते हैं कि क्या हमने आपको इतना बता दिया कि यह काफ़ी नहीं है कि हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो बादशाह के यहाँ काम किया करते थे। अब कौन से बादशाह के यहाँ काम किया करते थे, नाम क्या है, आप बाल की खाल निकालने पर क्यों तुले हुए हैं। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक, खैर पूछिए किसका नाम जानना चाहते हैं, दिल्ली के बादशाह का ही ना। उनका नाम कौन नहीं जानता, जहाँ पना बादशाह सलामत ही ना। अब फिर वो बताने का प्रयास करते हैं, परंतु या तो शिक्षा या फिर बड़बोलापन। शिक्षा न होने की दशा में भी इंसान नाम नहीं जान सकता है, नाम नहीं जान पाता है। जैसे कि बहुत पहले हमारे ही समाज में स्त्री अपने नाम से नहीं जानी जाती थी। वह या तो किसी की पत्नी के नाम से जानी जाती थी कि वह श्याम बहू है, श्याम पत्नी है, या किसी के माँ के नाम से जानी जाती थी। तो उसका कोई अपना नाम नहीं था, कोई वजूद नहीं था। वो तो हो सकता है कि यह शिक्षा की कमी हो कि उनको अपने उस बादशाह का नाम नहीं याद है और बादशाह का नाम कभी उन्होंने लिया ही ना हो और सिर्फ जहाँ पना बादशाह सलामती करते रहें। या फिर हो सकता है कि उनका बड़बोलापन हो कि हमारे वहाँ के लोग, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे पुरखे उनके वहाँ बादशाह के वहाँ काम किया करते थे। वक्त से मिला लेते खूब पर किसे मिलाते जनाब आप, वक्त से मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हों। जैसे कि वो इस प्रकार से हंसते जैसे लगता है लेखक को कि उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। और बादशाह का नाम वो फिर भी नहीं बता पाते हैं। वो तो लेखक स्वयं पूछते हैं कि कौन से बादशाह, जफ़र की। वो बताते कि क्या बहादुर शाह जफ़र जो मुग़ल सल्तनत के आखिरी चिराग रहे। मियाँ ने खींच कर कहा, फिर अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुका भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही ज़रूरी है। मतलब आप समझ रहे होंगे कि कुछ भी हो, आप कितने भी बड़े मजे हुए अव्वल दर्जे के किसी भी स्तर के, चाहे वह नानबाई हों, चाहे वह किसी भी कंपनी के मालिक हों, शिक्षा तो मायने रखती है। यहाँ पे अब समझ नहीं आता है कि बादशाह का बड़बोलापन है या बादशाह की माफ़ करिएगा, मियाँ साहब का बड़बोलापन है। क्या हो सकता है उसमें कोई सच्चाई हो, पर वह सच्चाई है तो सच्चाई के लिए तो सबूत रखना पड़ता है, सबूत दिखाना पड़ता है।
तो आज के लिए इतना ही, बाकी का अध्याय हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।